नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी विद अस में। और आप देख रहे हैं हमारी जो इकोनॉमी की सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें कि हम यूपीएससी सिलेबस में जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम है या आप स्टेट पीसीएस या कोई और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो उसमें हम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत ही क्रिस्प तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो ये सब आप ज़रूर कीजिए ताकि हमारी भी मोटिवेशन बनी रहे वीडियोस को बनाने में। और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हमें और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की मोटिवेशन मिलेगी। जो आज का टॉपिक है वो हमारा इकोनॉमी का पार्ट 4 है। 3 पार्ट पहले ही हम कर चुके हैं। उसमें 3 पार्ट में जीडीपी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसके में कैलकुलेशन मेथड किए हुए हैं। और हमने टाइप्स ऑफ जीडीपी है, टाइप्स ऑफ गुड्स है, टाइप्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, वो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सब हमने एक पहले 3 पार्ट में कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी। आपने काफ़ी सुना होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि ये चीज़ क्या है। तो हम यहाँ इसको डिटेल में देखेंगे, इन चीज़ों के इम्पैक्ट देखेंगे, ट्रेड पे क्या होता है, इकोनॉमी में क्या इसके इम्पैक्ट रहते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हम देखेंगे और उसको ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है कि एक करेंसी का जो है वो प्राइस है वो दूसरे करेंसी के टर्म्स में, जैसे कि इंडिया का जो रुपी है उसका कंपैरिजन अगर डॉलर के साथ करें, तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है आज के दिन में वो 79, 80 वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हमने कोशिश की कि हम इसको एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, जैसे 70 ले लिया हमने, तो मान लो $1 आज 70 रुपये का है, तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गई कि 70 रुपये में हमारा जो रुपी है वो यूएस के $1 के बराबर है, तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। और जो इसको यूजुअली एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक प्राइस क्या है उसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो 70 रुपये पर डॉलर है। और अगर रुपी के कम उसमें निकालना है तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो एक रुपी है वो 0.014 डॉलर पर रुपी है। तो मतलब $1 में हमारे को सिर्फ $0.14 ही मिलेगा अगर हम मार्केट में लेना चाहे। जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है, चाहे डिमांड और सप्लाई जो होती है। तो अगर मान लो कि एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई और लोग ज़्यादा डॉलर परचेज कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको सेल कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन जो डिमांड है डॉलर की वो बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो डॉलर का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा। मतलब अगर हम अभी 70 रुपये में डॉलर खरीद पा रहे हैं $1, तो अगर वो एक्सचेंज मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है हमारे को 70 की जगह 75 रुपये में वो डॉलर मिलेगा। तो वो उसको क्या बोलेंगे कि डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है। और उसी तरह अगर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं या जो कि इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ गई है, मान लो इंडियन रुपी को ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। नॉर्मली अगर सिंपल टर्म में देखें तो टूरिस्ट इंडिया में आएगा तो वो डॉलर बेचेगा, अपनी करेंसी इंडिया में बेचेगा और इंडिया में जो रुपीज़ है उसको यूज़ करेगा अपने जो एक्सपेंसेस के लिए है। तो उसका मतलब है कि डिमांड बढ़ जाएगी रुपी की। सो अगर डिमांड बढ़ गई तो रुपीज़ भी जो है वो क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट हो जाएगा। तो अगर 70 रुपये का है पर $1, तो क्या अगर रुपीज़ अप्रिशिएट हुआ है तो हो सकता है 69 रुपीज़ का हो जाएगा $1, 68 का हो जाएगा। उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि डिमांड किस करेंसी की कैसी है। तो नॉर्मली क्या है कि 70 के आसपास ही फ्लोट करता है हमारा, जैसे अब 79, 80 के आसपास है, तो वो नॉर्मली डेप्रिशिएट ही हो रहा है, ज़्यादा अप्रिशिएशन हुई नहीं है ओवर द ईयर्स। सो जो अगला है हमारा टॉपिक वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट का मतलब है कि $1 से अगर हम मान लो एग्जांपल लेते हैं हम बर्गर का, अगर $1 से यूएस में एक बर्गर खरीद सकते हैं, मान लो यूएस में एक बर्गर $1 का पड़ता है, तो वही जो बर्गर है इंडिया में कितने रुपए का पड़ेगा, वो परचेजिंग पावर पैरिटी कंपैरिजन की करेंगे हम। मान लो बर्गर इंडिया में 35 रुपये का पड़ता है और यूएस में वो $1 का पड़ेगा, तो और हमारी जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो 70 रुपये है। 70 रुपये में हम $1 मिलता है हमारे को, 70 रुपये में $1 मिलेगा हमारे को। तो हमारी जो परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट कैसे डिराइव करेंगे कि अब्रॉड जो प्राइस है
बर्गर का या जो भी कोई आपने कमोडिटी ली है, और डोमेस्टिक प्राइस जो इंडिया में क्या प्राइस है उसका, तो $1 उसका यूएस जो प्राइस है और 35 रुपये उसका क्या है, इंडियन प्राइस है। तो डॉलर जो अगर रुपी के कंपैरिजन में देखें तो मतलब इस हिसाब से जो डॉलर है वो $1 में $0.028 मिलेंगे 1 रुपये में, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें हम। और अगर हम उसको नॉमिनल एक्सचेंज रेट से देखेंगे तो वो 0.014 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब वो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो हमारी डबल है यूएस के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर हम यहाँ कहें कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट के बराबर है। मान लो कि हम 70 रुपये में ही $1 मिलता है और 70 रुपये में ही हम यहाँ बर्गर लेते हैं, और वहाँ $1 में यूएस में बर्गर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि दो कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो एट परचेजिंग पावर पैरिटी पे है, मतलब दोनों में समानता है करेंसी में भी और इन्फ्लेशन में भी। सो ये हम कह सकते हैं। अगर वो 35 रुपये में है हमारा जो बर्गर है और इन यूएस में डॉलर 1 रुपये में है, तो अगर ऐसा है उस हिसाब से मतलब आधे डॉलर में हम इंडिया में बर्गर ख़रीद सकते हैं। अगर आधे डॉलर में हम ख़रीद रहे हैं तो मतलब हमारा ट्रेड हम कंपेटिटिव है यूएस जो है बर्गर यूएस से। सो द नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ समझ आएगा आपको, ये परचेजिंग पावर पैरिटी भी। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो हमारा है वो $1 70 रुपये के बराबर है, मतलब 1 रुपये में हम $0.014 खरीद सकते हैं। तो मान लो वही बर्गर का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि जो $1 यूएस में $1 का पड़ रहा है वो इंडिया में 35 रुपये का पड़ रहा है। मतलब आधे डॉलर में ही हम जो है इंडिया में बर्गर खरीद पा सकते हैं। मतलब $1 से हम 2 बर्गर खरीद सकते हैं इंडिया में। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन से दैट इंडियन बर्गर आर चीपर देन यूएस बर्गर्स। और फिर उस बेसिस पे हमारा जो ट्रेड है वो ज़्यादा कंपेटिटिव है, क्योंकि हम ज़्यादा सस्ती चीज़ें बना रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में, सेम साइज़ में, सेम स्टफिंग में। बर्गर में कोई चेंज नहीं है लेकिन फिर भी सस्ता है यहाँ यूएस के कंपैरिजन में। तो मतलब अगर यूएस चाहे वहाँ ना बनाकर इंडिया से इंपोर्ट करें बर्गर, तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा बजाय कि वो उधर अपने देश में बनाए जो कि वो महंगा बना पा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें रियल एक्सचेंज रेट क्या हो गई, तो रियल एक्सचेंज रेट हो गई हमारी, जो रियल एक्सचेंज रेट है वो क्या होती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। अब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है हमारी वो है $0.014 पर रुपी। 1 रुपये में इतने डॉलर मिलेगा। और जो हम सामान खरीद पा रहे हैं वो है उसका परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो उस एक्सचेंज रेट देखें तो उसका है 0.028 और ये 0.14, मतलब अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये है हमारी नॉमिनल रियल एक्सचेंज रेट, कि भाई हमको आधे रेट में वो चीज़ मिल रही है जो यूएस में मतलब $1 की मिल रही है, वो यहाँ आधे डॉलर में मिल रही है। और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो मतलब $1 70 रुपये में है, और जो ट्रेड है वो हमारा उससे आधे रेट में यहाँ मिल पा रहा है, जो कि यूएस में नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट देखें एक्सचेंज रेट के, कि अगर हमारा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो हाफ है, 1/2 है, तो मतलब ट्रेड कंपेटिटिवनेस जो यूएस के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू इंडिया है, जो यूएस की ट्रेड कंपेटिटिवनेस है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वो 1/2 है, जो कि मतलब 1 से कम है। इसका मतलब क्या है कि यूएस की प्रोडक्ट लेस कंपेटिटिव है इंडिया के कंपैरिजन में। अब अगर ये 1 से ज़्यादा होता, ये जो अभी हाफ है 1/2 है, अगर ये 1 से ज़्यादा होता तो इसका मतलब है कि जो यूएस की ट्रेड कंपेटिटिवनेस है वो इंडिया से बेटर है, लेकिन 1 से कम है तो इंडिया की ट्रेड कंपेटिटिवनेस ज़्यादा है। और अगर कोई करेंसी, व्हेन एक करेंसी अप्रिशिएट, चाहे वो नॉमिनल टर्म्स में हो या रियल टर्म्स में हो, नॉमिनल टर्म्स में क्या है, डायरेक्टली आप रुपीज़ और डॉलर या कोई भी और करेंसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। रियल एक्सचेंज रेट में क्या है कि आप जो रुपीज़ का कंपैरिजन है, करेंसी का कंपैरिजन है, डिवाइडेड बाय जो कमोडिटीज़ के जो रेट है उनका कंपैरिजन है। तो उसका जो कंपैरिजन से जो निकले है उसको रियल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो रियल एक्सचेंज रेट हो या नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो, अगर करेंसी अप्रिशिएट हुई है
मतलब यहाँ वो जो 70 से 68 हो गया, और जो ये हाफ है ये हाफ से मतलब 1.2 हो गया। तो अगर ये ऐसा हुआ है, रियल एक्सचेंज रेट 1.2 हो गया और नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो 68 आ गई 70 से, तो हमारा जो ट्रेड है वो लेस कम्पिटिटिव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर करेंसी अप्रिशिएट करेगी, चाहे वो नॉमिनल टर्म्स में है, रियल टर्म्स में है, रियल एक्सचेंज रेट में है, तो हमारा जो ट्रेड है वो लेस कम्पिटिटिव होगा। लेस कम्पिटिटिव क्यों होगा? क्योंकि हमारे को अगर बर्गर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे को कम पैसा मिलेगा। मतलब जो अगर डॉलर पहले 70 का था अब 68 का हो गया, तो 68 मतलब हमारे को सिर्फ 34 रुपये मिलेंगे एक बर्गर के, जो कि पहले हमारे को 35 रुपये मिलने वाले थे। तो वो है हो गया हमारा, उससे हमारा ट्रेड लेस कम्पिटिटिव होता है। तो अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है, मतलब 70 से वो 72 हो जाए, तो हमारा ट्रेड कम्पिटिटिव हो जाएगा, मोर कम्पिटिटिव हो जाएगा, हमारे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये है एक्सचेंज रेट का जो इम्पैक्ट है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है। फिर नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अभी हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखा, रियल एक्सचेंज रेट देखा, अब ये इफेक्टिव क्या आ गया? इफेक्टिव का मतलब है कि हम एक से ज़्यादा देश की करेंसीज और ट्रेड वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, एक से ज़्यादा के लिए, मतलब एवरेज निकाल रहे हैं काफ़ी सारे देशों के लिए। जैसे कि जो आरबीआई है वो अभी वो 36 करेंसीज के लिए वो कंपैरिजन करता है, फिर ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करता है 36 करेंसीज के कंपैरिजन में। तो वही है कि अगर हम एक से ज़्यादा देश के साथ और किसी एक नॉर्मल कॉमन उस पर पैरामीटर पे उसको करेंसी को या ट्रेड वैल्यूज़ को, परचेजिंग पावर पैरिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलेंगे। वो डिपेंड करता है कि एवरेज जो है सभी करेंसीज़ के एक्सचेंज रेट का और परचेजिंग पावर पैरिटी का, उसको कंपेयर करेंगे तो वो ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा। तो मान लो कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट करें कि इट इज़ अ वेटेड एवरेज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड वैल्यू ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। तो मतलब जो रियल एक्सचेंज रेट है उसके ट्रेडिंग पार्टनर के साथ इंडिया की, उसका एवरेज जो निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सो सेम ऐसा नॉमिनल एक्सचेंज रेट के लिए भी है। अगर मान लो हमारा रियल एक्सचेंज रेट 1 है और वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर पैरिटी दोनों परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट दोनों सेम है, जैसे कि 0.014 ही है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, तो हमारा और जो रियल एक्सचेंज रेट है उसकी वैल्यू 1 है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि द करेंसीज ऑफ टू कंपेयरिंग कंट्री, मतलब जैसे हम इंडिया और यूएस की कर रहे हैं, तो करेंसी जो है वो एट परचेजिंग पावर पैरिटी है, मतलब उसमें परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें समानता है परचेजिंग पावर पैरिटी में। चाहे आप यूएस में हो इंडिया में हो, जो रेट पे वो यूएस में मिलेगा वो ही रेट पे वो इंडिया में मिलेगा। कोई चीज़ $1 में यूएस में मिल रही है तो यहाँ 70 रुपये में मिल रही है, तो मतलब वो करेंसी जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे है। सो हम आज का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और फिर विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। सो अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट में इंक्रीज हुआ है, मतलब 70 से वो 72 हुआ है, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी कि रुपी अप्रिशिएट हुआ, इसका मतलब हो गया कि रुपी डेप्रिशिएट हो गया। रुपी डेप्रिशिएट हुआ तभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो बड़ी है ना, बड़ी है, मतलब 70 से 72 हो गया तो वो डेप्रिशिएट ही हुआ, एप्रिशिएट नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, ये बात सही है। अगर रियल जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस में हमारा जो है वो बेटर हुआ है अगर वो रियल इकोनॉमिक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बड़ी है। और एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन other countries is likely to cause an increasing divergence between nominal exchange rate and real exchange rate। अब मान लो ये टर्म आपको समझ नहीं आ रही है, तो इसमें जैसे कि likely लिखा हुआ है, likely to cause, and तो ऐसी जो इसने फुल कोई ऐसा
कन्विक्शन के साथ नहीं कहा है, नहीं है ये स्टेटमेंट कि भाई ओनली कंट्रीज ओनली टू कॉज टू दिस एंड परमानेंटली, और कोई एक्सट्रीम टर्म यूज़ नहीं किया, लाइकली यूज़ किया है। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।